फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित रिएक्शंस अगेन। और भाई एक नई वीडियो एक और आई है मिस ध्रुव राठी साहब की मिस्ट्री ऑफ डीबी कॉपर। कोई बंदा है, कोई पैराशूट स्काई डाइवर है, कोई कुछ है, मैन हु वैनिश्ड इन द स्काई। मतलब ये कोई बंदा है कि जो डीबी कॉपर है वो बंदा कोई वैनिश्ड हो गया, दिखा नहीं, गवर्नमेंट को दिखा नहीं। अमेरिका की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की इसे ढूंढने की, वो दिखा नहीं। अब ये पूरी स्टोरी में क्या मिस्ट्री है, क्या चीज़ है, ये ध्रुव राठी साहब की स्टोरी में हमें पता चल जाएगा। जो इन्होंने वीडियो करके पूरी वीडियो क्रिएट की है, रिसर्च की है, उसमें हमें सब पता चल जाएगा कि भाई ये कौन थे डीबी कॉपर। ठीक है, बाकी इनकी वीडियो में हाई क्वालिटी रिसर्च होती है, हाई क्वालिटी शूटिंग होती है, हाई क्वालिटी स्टोरी होती है, हाई क्वालिटी एडिटिंग होती है, हर चीज़ हाई क्वालिटी है। इसीलिए भाई इनके लाखों में करोड़ों में सब्सक्राइबर्स हैं और करोड़ों में व्यूज जाते हैं, करोड़ों में। ठीक है, तो इनकी वीडियो पे रिएक्शन देते हैं और एंजॉय करते हैं। और बट मेरी आपके आगे रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आया है, फर्स्ट टाइम जिसने मेरे चैनल को विजिट किया है, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए और मेरी वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, 24 नवंबर साल 1971 अमेरिका में नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की एक फ्लाइट पोर्टलैंड शहर से टेक ऑफ करती है। ये एक बड़ी छोटी सी आधे घंटे की फ्लाइट है जो बगल में रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ज्यादा लोग भी नहीं बैठे, सिर्फ 36 पैसेंजर और 6 क्रू मेंबर्स हैं। लेकिन ये सब लोग इस बात से अनजान हैं कि आज यहाँ इनके बीच इस हवाई जहाज में एक हाईजैकर भी ठीक है, एक बंदा डीबी कूपर नाम से। दिखने में ये हाईजैकर बिल्कुल एक नॉर्मल बिजनेसमैन की तरह लगता है। इसने वैसे ही कपड़े पहने हुए हैं, एक सूट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट्स, और इसकी उम्र होगी करीब मिड 40s में। लेकिन हाईजैकर भी बैठा हुआ है, बिल्कुल आखिरी रो में बैठा है, सीट नंबर 18E। जैसे ही हवाई जहाज उड़ान भरता है, ये बंदा अपनी इंट्रोडक्शन देता है वहां मौजूद एक एयर होस्टेस को। कहता है कि मेरा नाम डैन कूपर है। उस एयर होस्टेस का नाम है शार्पनर, और ये एक बड़ी ही मुस्कान के साथ एक नोट देता है एयर होस्टेस को। शार्पनर एक 23 साल की औरत थी जिसे लगा कि ये बंदा उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो उसने उस नोट को लिया और बिना पढ़े अपने पास रख लिया। ऐसा करते देख कूपर ने कहा, मिस, मुझे लगता है कि आपको ये नोट पढ़ लेना चाहिए, मेरे पास एक बॉम्ब है। एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस। शार्पनर ने जब उस नोट को खोला तो वहां बड़ी नीट हैंडराइटिंग में क्लियरली लिखा हुआ था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब इन माय ब्रीफकेस एंड आई वांट यू टू सिट बाय मी। शार्पनर कूपर के साइड में चुपचाप बैठा है, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि एक्चुअली में इसके पास बॉम्ब हो सकता है। तो कूपर अपना सूटकेस खोलकर सामने दिखाता है। कुछ लाल लाल से सिलेंडर्स, तारे और एक बड़ी सिलेंड्रिकल बैटरी रखी हुई थी सूटकेस में। इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बॉम्ब ही है। कूपर अपनी डिमांड एयर होस्टेस के सामने रखता है, मुझे $2 लाख चाहिए आज शाम 5 बजे तक, वो भी कैश में। इस सारे कैश को एक बैग में रखकर मुझे देना, और साथ ही साथ 2 पीछे के पैराशूट्स और 2 आगे के पैराशूट्स मुझे चाहिए। जब हम लैंड करेंगे तो एक फ्यूल ट्रक तैयार रहना चाहिए रिफ्यूलिंग करने के लिए इस प्लेन की, और कुछ भी उटपटांग चीजें ट्राई मत करना, नहीं तो मैं इस पूरे हवाई जहाज को बम से उड़ा दूंगा। प्लेन में बैठे बाकी पैसेंजर्स को अभी भी ये सब पता नहीं था, और एयर होस्टेस शार्पनर चाहती भी नहीं थी कि बाकी पैसेंजर्स को पता चले। वो चुपचाप से प्लेन की कॉकपिट में जाती हैं और कूपर का नोट प्लेन के पायलट्स को दिखाती है। एक दूसरी एयर होस्टेस टीना मकलो को भी ये बात बताई जाती है, और वो जाकर अब कूपर के साइड में बैठ जाती है। इन दोनों एयर होस्टेस की मदद से कूपर और प्लेन की कॉकपिट के बीच में कांटेक्ट रहता है। पायलट्स ये बात एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को बताते हैं, और जल्द ही ये खबर पहुंच जाती है एयरलाइन के प्रेसिडेंट डोनाल्ड नायरोब के पास। वो यहाँ पर डिसीजन मेकर थे, और वो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैसला लेते हैं। कहते हैं कि कूपर को लेकर फुल कंप्लायंस दिखाई जाए, जो भी हाईजैकर कहने लग रहा है हम उसकी सारी डिमांड पूरी करेंगे। FBI के साथ कोऑर्डिनेट करके वो एक सिएटल के बैंक के साथ बात करने लगते हैं पैसे अरेंज करने के लिए। बैंक के पास ऐसी इमरजेंसीज के लिए एक बड़ा पैसे का बंडल रखा था, और इस पैसे के बंडल में एक बड़ी खास बात भी थी। इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। लेकिन एक दूसरा सवाल यहाँ पर आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर एयरलाइन के प्रेसिडेंट ने यह फैसला क्यों लिया कि हाईजैकर के साथ कोऑपरेट किया जाए। इसके पीछे कारण था रेपुटेशन। एयरलाइन के प्रेसिडेंट नहीं चाहते थे कि हाईजैक की खबर दुनिया भर में फैले और उनकी कंपनी को इसकी वजह से नुकसान हो। इसलिए इस मुद्दे को दबाए रखने के लिए वो हाईजैकर की डिमांड्स को पूरा करने के लिए तैयार थे।
प्रॉब्लम बस यहाँ पर ये थी कि पैसे को अरेंज करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए था, लेकिन ये फ्लाइट सिर्फ आधे घंटे की होनी थी। तो पायलट्स को यहाँ पर कहा जाता है कि प्लेन को नीचे उतारने की जगह हवा में ही गोल गोल घुमाते रहो सियाटल के पास, जब तक हम जमीन पर पैसे पूरा करने के लिए तैयार थे। ये आधे घंटे की फ्लाइट धीरे धीरे 3 घंटे की फ्लाइट बन जाती है। पैसेंजर्स अभी भी इस बात से अनजान थे कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फ्लाइट के पायलट्स ने अनाउंसमेंट करके बताया कि हम माइनर टेक्निकल डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये डिले हो रहा है। तो बाकी सभी पैसेंजर्स को यही लगता रहा। फाइनली जाकर 5:46 PM पर ये फ्लाइट लैंड करती है सियाटल के एयरपोर्ट पर। ऊपर की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार प्लेन को मेन टर्मिनल की बिल्डिंग से दूर पार्क किया जाता है। सिर्फ एक एयरलाइन का रिप्रेजेंटेटिव प्लेन के पास आता है पैसे का बैग और पैराशूट्स लेकर। जब चारों पैराशूट्स और $2 लाख से भरा बैग कूपर को दे दिया गया तो उसने इजाजत दी कि सभी पैसेंजर्स और फ्लाइट अटेंडेंट्स अब प्लेन छोड़कर जा सकते हैं, सिवाय टीना मकलो के। इस हवाई जहाज को इसके बाद प्लान के अनुसार रिफ्यूल किया जाता है और ये फ्लाइट दोबारा से उड़ान भरती है। इस बार प्लेन में सिर्फ पायलट्स बैठे हैं और उनके साथ कूपर और टीना। कूपर दोबारा से इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करता है, जा सकते हैं कि कहां जाना है, किस टीना मकलो प्लेन को उड़ाना है और किस एंगल पर। वो कहता है कि प्लेन को मेक्सिको सिटी की ओर लेकर जाओ और हवा में 10,000 फीट की हाइट पर प्लेन को उड़ाना है। विंग्स की जो पोजीशन है वो 15 डिग्री पर होनी चाहिए और प्लेन की स्पीड जितनी धीरे हो सके उतनी धीरे होनी चाहिए। पायलट्स कूपर को बताते हैं कि अगर हम इन कॉन्फ़िगरेशंस के साथ उड़ेंगे तो हम कभी मेक्सिको सिटी पहुंच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना फ्यूल ही नहीं है प्लेन में। लेकिन कूपर को इसकी कोई चिंता नहीं थी। कूपर ने कहा जैसा मैंने कहा है वैसे ही उड़ते रहो। अब आगे जो होता है दोस्तों वो बिल्कुल अनबिलीवेबल है, किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। कूपर टीना को कहता है कि वो कॉकपिट में चली जाए और दरवाजा बंद कर ले। प्लेन के पूरे पीछे वाले हिस्से में कूपर इकलौता इंसान बचता है। अपने पैराशूट्स निकालकर तैयारी वैसा करते जाओ भाई, करते जाओ। कुछ ही मिनटों बाद कॉकपिट में एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है, ये इंडिकेट करते हुए कि प्लेन में पीछे का स्टेयरकेस डिप्लॉय किया जा चुका है। ये उस जमाने की इस प्लेन की बड़ी खास बात थी। बोइंग 727 प्लेन्स में एक पीछे का आफ्ट स्टेयरकेस होता था। फोटोज में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे से एक सीढ़ियां बाहर आती थी प्लेन की। कूपर ने इन्हीं सीढ़ियों को खोला और पैराशूट्स और पैसे के साथ बाहर छलांग मार दी। पायलट्स और एयर होस्टेस ने ऐसा होते हुए तो देखा नहीं, क्योंकि वो कॉकपिट में बंद थे और उस जमाने में कॉकपिट के दरवाजे पर कोई होल नहीं होता था जिससे आप बाहर की तरफ देख सको। लेकिन शाम के 8:13 पर पायलट्स ने यह जरूर नोटिस किया कि प्लेन के पीछे वाला हिस्सा अचानक से ऊपर की तरफ टिल्ट कर गया और पायलट्स को प्लेन को दोबारा से रिकैलिब्रेट करना पड़ा, रीलेवल करना पड़ा। इसके बाद पायलट्स इस प्लेन को नेवाडा में रेनो के शहर में ले जाकर लैंड करा देते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस प्लेन की छानबीन करती है, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस को सिर्फ मिलती है एक टाई जिस पर क्लिप लगी हुई थी और कुछ पैराशूट्स के फटे हुए हिस्से, जिसको कूपर ने इस्तेमाल किया था अपने पैसे के बैग को कवर करने के लिए। इसके अलावा कुछ पर्सनल आइटम्स भी मिलते हैं कूपर के, जैसे कि सिगरेट्स, जो कोई नामो निशान नहीं मिलता। उस जमाने में स्मोकिंग अलाउड होती थी एरोप्लेन्स में। This is D.B. Cooper's ticket in the name of Dan Cooper. He needed a way to secure the money on his bag. इन्वेस्टिगेटर्स और गहराई से सब चीजें जांचते हैं यहाँ पर और उन्हें 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। ऐसी उंगलियों के निशान जो ना तो किसी क्रू मेंबर के थे और ना ही किसी बाकी पैसेंजर के थे। लेकिन वो सूटकेस बॉम्ब रखा था और पैसे का बैग और पैराशूट सब गायब थे कूपर की तरह। उसी दिन से FBI ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कूपर को ढूंढने के लिए, लेकिन कूपर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। ये इन्वेस्टिगेशन 45 सालों तक चलती है। 2016 में इसे ऑफिशियली खत्म किया जाता है, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अधूरे पड़े हैं। आज तक के इतिहास का ये इकलौता ऐसा हाईजैक है जिसे कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया है। FBI की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्ट्रीज। आखिर कूपर कौन था, उसके साथ आगे क्या हुआ, क्या वो पैसे भी वापस रिकवर कर पाई? सवाल बहुत सारे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में दोस्तों दो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहला तो ये कि इस पूरे अब शुरू होगी स्टोरी। डीबी कूपर कौन था, क्या था, कहां से आया था, ना ही कितना उसने पैसा लिया, कितना कैसे हाईजैक किया, कैसे वो भाग गया। इसका क्रेडिट कई लोग अक्सर टीना मकलो को देते हैं, हीरो बुलाते हैं उन्हें इस पूरे हाईजैक का, क्योंकि उन्होंने ये इंश्योर किया कि कूपर यहाँ पर कामली काम करता रहे, उसकी बातें सुनी जाएं और कभी भी यहाँ पर कोई पैनिक की सिचुएशन ना क्रिएट हो जिसमें हल्ला मच जाए या किसी को चोट पहुंचे।
प्लेन के को पायलट राटा स्काक का बाद में कहना था कि शी वॉज सो काम एंड कूल एंड कलेक्टेड। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई भी और इंसान इससे बेटर तरीके से बिहेव कर पाता अगर आपके साइड में कोई ऐसा क्रिमिनल बंदा बैठा था तो। दूसरी चीज जो इंटरेस्टिंग है वो है डीबी कूपर का नाम। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, उस बंदे का नाम एक्चुअली में डैन कूपर था, लेकिन आज के दिन ज्यादातर लोग इसे मिस्ट्री ऑफ डीबी कूपर करके पुकारते हैं। ये डैन डीबी कैसे बन गया, इसके पीछे गलती है एक न्यूज रिपोर्टर की। उस समय एक रिपोर्टर थे जेम्स लॉन्ग नाम से, जो अपनी डेडलाइन मीट करने में लेट हो रहे थे, तो जल्दी जल्दी में अपने पुलिस सोर्स से बात करते वक्त उन्होंने इस नाम को गलत सुन लिया। पुलिस वाले ने वहां पर कहा था कि इस हाईजैकर का नाम डैन कूपर है, लेकिन इस रिपोर्टर ने डीबी कूपर सुन लिया और वही चीज अपनी खबरों में सुना दी। इस रिपोर्ट को कई और जर्नलिस्ट सुनते हैं और वो भी अपने न्यूज चैनल्स में खबरों में छापते वक्त डीबी कूपर का नाम इस्तेमाल करने लग जाते हैं। Daredevil thief called D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. कुछ इस तरीके से हमारे हाईजैकर का नाम ही बदल जाता है। साइकोलॉजी में इस फिनोमेना को एंकरिंग करके पुकारा जाता है। एंकरिंग एक कॉग्निटिव बायस है जो कहता है कि इंसान हमेशा फर्स्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पर कुछ ज्यादा ही हेविली रिलाय करते हैं। किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के बारे में आप इंफॉर्मेशन सबसे पहले सुनते हो, आपकी टेंडेंसी रहती है कि आप उसे ज्यादा सच मानोगे। 2013 में इसी से ही रिलेटेड एक मजाकिया थ्योरी भी बनाई गई थी, ब्रैंडोलिनीज लॉ, जिसे बुलशिट एसिमेट्री प्रिंसिपल भी कहा जाता है। इसका मानना है कि इस एंकरिंग इफेक्ट को करेक्ट करना काफी मुश्किल हो सकता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू करेक्ट बुलशिट इज ऑफ मच हायर मैग्नीट्यूड देन टू प्रोड्यूस इट। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो झूठ फैलाना पब्लिक में काफी आसान होता है, लेकिन उस झूठ को करेक्ट करने के लिए जो सच बात है वो जनता को बताना वो कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन हमारे कूपर भाई साहब के केस में कोई इतनी बड़ी गलती नहीं थी, सिर्फ एक नाम ही गलत लिख दिया था। और ऐसा तो है नहीं कि कोई हाईजैक करने वाला बंदा अपना असली नाम बताएगा सबको। FBI की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में चला कि जब कूपर ने प्लेन से बाहर छलांग मारी तो सारा कैश अपने चारों तरफ कूपर ने स्ट्रैप कर लिया था। उस सारे कैश का वजन 10 किलो के आसपास था। दो पैराशूट्स कूपर लेकर कूदा, एक आगे एक पीछे, और कूपर ने जो छलांग मारी वो किस एरिया में थी इसका भी अंदाजा पुलिस के पास मौजूद था। वॉशिंगटन स्टेट के साउथ वेस्ट इलाके के ऊपर ये छलांग लगाई गई। नीचे मौजूद थे बड़े ढेर सारे पाइन फॉरेस्ट, लेक्स और बड़े बड़े कैनियंस जहां पर भालू रहते। डीबी कूपर भी कोई हीरो था भाई। इन्वेस्टिगेटर्स ने कहा कि कोई चांस नहीं है कि कूपर जिंदा बच पाया। 10,000 फीट की हाइट से छलांग मारना, वो भी पिच डार्कनेस में, पूरा अंधेरा था उस समय पर, रात के 8 बजे। दूसरा, कूपर ने जो कपड़े पहन रखे थे वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं थे छलांग के लिए। पैंट और शर्ट में छलांग मारना जब बारिश होने लग रही थी बाहर, भारी काले काले बादल मौजूद थे, वो भी 5,000 फीट की हाइट पर, यानी कि कूपर को नीचे गिरते वक्त कुछ नीचे दिख नहीं रहा होगा। और ऊपर से जो विंड स्पीड थी, अंदाजा लगाया गया कि कूपर ने जो छलांग मारी वो 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मारी। यूनाइटेड स्टेट्स पैराशूट एसोसिएशन का मानना था कि इन सब के ऊपर एक और बड़ी प्रॉब्लम है, ठंडे पानी की प्रॉब्लम। नवंबर के महीने में अमेरिका के इस रीजन में तापमान बहुत ठंडा होता है। अगर कूपर किसी लेक में गिरा होगा, वहां से बच पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन होगा। इतने ठंडे पानी में कुछ ही मिनटों के अंदर हाइपोथर्मिया हो जाएगा, और ऊपर से जो सारा वजन लगा हुआ था कूपर के ऊपर, तैर पाना और भी मुश्किल होता। पर इन सब चीजों के बावजूद कुछ ऐसे कारण बाद में निकल कर आए जो सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद कूपर ने इस छलांग को सरवाइव कर लिया होगा। हाइपोथर्मिया हो जाता है। कूपर के इंसिडेंट के बाद कई सारे सिमिलर इंसिडेंट्स देखने को मिले। जब कूपर की हाईजैकिंग की खबर पूरे देश भर में फैली तो बहुत से और हाईजैकर्स ने यही तरकीबें अपनाने की सोची। कम से कम 5 लोगों ने सेम कॉपी कैट हाईजैकिंग्स करी, और ये सभी के सभी 5 लोग प्लेन से छलांग मारने के बाद सरवाइव भी कर गए। इनमें से एक थे मार्टिन मैकनैली, जिन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया 24 जून 1972 को। बिल्कुल सेम मोडस ऑपरेंडी यहाँ पर चलाया, $5 लाख की रकम मांगी। प्लेन जब हवा में उड़ा तो पैराशूट लेकर कूपर की तरह प्लेन से छलांग मार दिया। मैकनैली के केस में प्लेन की स्पीड 400 से 500 किलोमीटर पर आवर थी जब उन्होंने छलांग मारी, और ये दुगनी स्पीड थी कूपर की डाइव के कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी मैकनैली अपनी जंप को सरवाइव कर गए, सिर्फ एक रिजर्व पैराशूट का इस्तेमाल करके। दूसरा ऐसा ही एक और हाईजैक किया गया जनवरी 1972 में रिचर्ड लापॉइंट के द्वारा। उन्होंने तो जनवरी के महीने में सिमिलर कपड़े पहन के छलांग मारी और स्नो में सेफ लैंडिंग भी कर ली। वो अलग बात है कि ये दोनों हाईजैकर्स बाद में पुलिस के द्वारा पकड़े गए, इसलिए हम इनकी कहानियां जानते हैं। लेकिन FBI ने सोचा कि अगर ये लोग छलांग मार सकते हैं
कूपर से ज्यादा बदतर कंडीशंस में और सरवाइव कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि डीबी कूपर भी सरवाइव कर गया हो उस रात। स्पेशली अगर आप इस चीज को कंसिडर करोगे कि टीना मकलो ने कूपर को जब पैराशूट्स दिए, उन पर इंस्ट्रक्शंस लिखी थी कैसे उन्हें इस्तेमाल करना है, लेकिन कूपर ने टीना को कहा था कि उसे इंस्ट्रक्शंस पढ़ने की जरूरत नहीं, उसे इन्हें यूज करना आता है। तो अब क्योंकि एफबीआई वाले ये एज्यूम करने लगे कि कूपर जिंदा हो सकता है, तो अगला काम उनका था कि उस जगह की तलाशी लेना जहां पर उसने जंप मारी थी। एक्चुअली उन सारे जंगलों में सर्च करना तो पुलिस ने हाईजैक के अगले दिन से ही शुरू कर दिया था। पुलिस ढूंढ रही थी कि कोई बॉडी मिले या पैराशूट का फटा हुआ टुकड़ा मिले या फिर कोई $20 का बिल मिले। वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो पैसे कूपर को दिए गए उनमें कुछ खास बात थी। खास बात ये थी कि ये सारे के सारे $20 के बिल्स थे। 10,000 नोट्स, $20 के बिल, तभी $2 लाख हो गया। और इन सभी नोट्स पर जो सीरियल नंबर्स लिखे हुए थे, बैंक ने इन्हें नोट डाउन कर रखा था। एफबीआई ने इन सीरियल नंबर्स की लिस्ट को देश में बांट दिया। बैंकों से लेकर कसिनो तक सबको कहा गया कि अगर आपके पास इन सीरियल नंबर के नोट्स आते हैं तो हमें इन्फॉर्म करना। लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स के लिए कूपर को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि सर्च एरिया एग्जैक्टली कहां पर ड्रॉ किया जाए। बहुत सारे वेरिएबल्स थे यहाँ पर। प्लेन जब उस दिन उड़ रहा था तो विंड स्पीड क्या थी, इतना अंधेरा था, एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी प्लेन की जब कूपर ने छलांग मारी, छलांग मारने के बाद किस हाइट पर कूपर ने अपना पैराशूट खोला होगा और किन किन डायरेक्शंस में वो पैराशूट जा सकता होगा। इन्वेस्टिगेटर्स का बेस्ट एस्टिमेट था कि वो कहीं ना कहीं वॉशिंगटन स्टेट में लेक मर्विन के पास लैंड किया होगा। एफबीआई ने फिर एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट भी किया। अगर हम सेम हवाई जहाज को सेम कॉन्फ़िगरेशंस के साथ उड़ाएंगे और उस हवाई जहाज से एक 91 किलो का स्लेड स्टेयर्स के थ्रू पुश आउट करेंगे, तो वो स्लेड कहां जाकर लैंड करेगा, हम उससे कुछ बेटर अंदाजा लगा सकते हैं कि कूपर एग्जैक्टली किस एरिया में लैंड किया होगा। इसके चलते डोर टू डोर सर्चेस कंडक्ट करवाए जाने लगे इस एरिया में। जो लोकल फार्म हाउसेस थे, पुलिस वाले एक एक घर में जाकर दरवाजा खटखटाते थे, जांच करने के लिए, लोगों से पूछने के लिए। पेट्रोल बोट्स चलने लगी लेक मर्विन में, ये लेक में। एक कंपनी ने तो अपनी सबमरीन को भी सर्च करने के काम पर लगा दिया। लेक मर्विन के अंदर 200 फुट की गहराइयों में जाकर ढूंढने की कोशिश करी जाए कि या तो पैसे मिले या कोई पैराशूट का पीस मिले या किसी की बॉडी मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर क्या किया इन्वेस्टिगेटर्स ने कि जो नोट्स के सारे सीरियल नंबर्स थे उन्हें लोकल अखबार में छपवा दिया और खबर छापी कि जो पहला इंसान इन सीरियल नंबर्स के किसी भी एक नोट को लेकर आएगा, हम उसे $1000 का इनाम देंगे। ये ऑफर 3 साल तक चला, लेकिन एक भी नोट का नामो निशान तक नहीं मिला। अब आते हम साल 1979 में। इस हाईजैक को हुए 8 साल हो चुके थे। अचानक से एक पायलट एफबीआई को कांटेक्ट करता है। इसका नाम था टॉम बोहन और ये कॉन्टिनेंटल एयरलाइंस के लिए काम करता था। उस रात जब हाईजैक हुआ, कूपर के हवाई जहाज से 4 मिनट पीछे और 4000 फीट ऊपर एक और हवाई जहाज उड़ रहा था, जिसे टॉम उड़ा रहे थे। टॉम का कहना था कि उस रात जो तूफान आया, उन्होंने अपने पूरे करियर में इतना भयंकर तूफान आज तक नहीं देखा था। उन्होंने बताया कि एफबीआई ने जो अपनी कैलकुलेशंस करी है कूपर की ड्रॉप जोन को लेकर, वो 80 डिग्री, क्योंकि वो उस रात प्लेन में मौजूद थे। अब पता चलेगा अंदाजा है कि कूपर एक्चुअली में लैंड कहां किया होगा। उन्होंने एफबीआई को बताया कि सर्च एक्चुअली में हमें वॉशुगल रिवर के ड्रेनेज एरिया के पास करनी चाहिए। कुछ ही महीने बाद टॉम का यह शक सही साबित होता है। एक 8 साल के बच्चे को कोलंबिया नदी के किनारे पर $20 के कुछ नोट्स पड़े हुए मिलते हैं। ये सभी नोट्स $20 के थे और कुछ की गड्डियां बनी हुई थी जिन्हें रबर बैंड से टाई किया गया। Skyjacker D.B. Cooper, the first break in the only unsolved airplane hijacking in United States history, came on a Columbia River beach. 8-year-old boy dug up the shreds of $3,000 on Sunday. जैसे ही पुलिस ने इन नोट्स के सीरियल नंबर्स को देखा, ये बात इमीडिएटली कंफर्म हो गई कि ये वही पैसा था जो इतने साल पहले कूपर को दिया गया था। इस जगह के आसपास फिर से सर्च करने की कोशिश करी जाती है, लेकिन ज्यादा पैसा मिलता नहीं। कुल मिलाकर सिर्फ $5,800 मिलते हैं। और टॉम की जो हाइपोथेसिस थी कि कूपर इस एरिया में लैंड किया होगा, वो सच प्रूव होती है। टॉम ने कहा था कि कूपर वॉशुगल नदी के आसपास कहीं लैंड किया होगा और ये जो पैसे पाए गए थे डाउनस्ट्रीम पाए गए थे सेम ही नदी के। एफबीआई ने उस एरिया में इसके बाद बहुत सर्च करने की कोशिश करी इस उम्मीद में कि कोई बॉडी मिले या पैराशूट के कुछ फटे हुए हिस्से मिले, लेकिन कुछ नहीं मिला। एफबीआई एजेंट रिचर्ड टोसो का मानना था कि कूपर उस रात इस नदी के ठंडे पानी में डूबकर मर गया होगा। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर, जिस 8 साल के बच्चे को ये नोट्स पड़े हुए मिले थे, उसे इनाम के तौर पर कुछ पोर्शंस इन्हीं नोट्स का दिया गया। और साल 2008 में जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो उसने 15 नोट्स को बेचा, ऑक्शन किया ऑनलाइन,
और इन $20 नोट्स के बदले उसे $37,000 मिले, क्योंकि कूपर का केस दुनिया भर में इतना पॉपुलर हो चुका था कि लोग इन नोटों को पाने के लिए इतने सारे पैसे देने को तैयार थे। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि चलो प्लेन से कूदने के बाद कूपर के साथ जो भी हुआ हो, लेकिन ये कूपर एक्चुअली में था कौन? वैसे दोस्तों, अगर आपको फ्लाइट मिस्ट्री वीडियोस पसंद आती हैं और आप इन्हें ऑडियो के फॉर्म में सुनना चाहते हैं तो कुकू एफएम पर कुछ बढ़िया ऑडियो बुक्स की सजेशन है। एक ही MS-370 के ऊपर बिगेस्ट मिस्ट्री इन एविएशन, और दूसरी ऑडियो बुक ये द इम्पॉसिबल रेस्क्यू। इन्हें तब सुनने में सबसे ज्यादा मजा आता है जब आप घर में कोई काम कर रहे हो या वॉक करने निकले हो बाहर, या रात को सोने से पहले, क्योंकि आप अपनी आंखों को रेस्ट दे सकते हो और ये सिर्फ सुनने के लिए है। अगर आप नहीं जानते, कुकू एफएम एक बड़ी ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहां पर ढेर सारी ऐसी ऑडियो बुक्स ऑलमोस्ट हर तरह के टॉपिक्स पर आपको मिलेंगी, चाहे वो मिस्ट्री हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिक्स हो या फिक्शन हो। अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और एक स्पेशल 50% ऑफ का कूपन कोड भी मिलेगा उस लिंक में, जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अब टॉपिक पर वापस आते हैं। कुछ तो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास कि ये बंदा कहाँ से आया था, इसकी क्या आइडेंटिटी है। FBI के पास इस सवाल का जवाब पता करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। कूपर के द्वारा छोड़ी गई एक टाई और टाई क्लिप थी। वो टाई क्लिप एक्चुअली में गोल्डन थी और उस टाई क्लिप में कुछ स्पेसिफिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मिले थे। मार्च 2009 में एक रिसर्च टीम इन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को रिसर्च करने लगी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। इस टीम में एक पेलियंटोलॉजिस्ट मौजूद था, एक साइंटिफिक इलस्ट्रेटर, एक मेटलर्जिस्ट। इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर रखकर इन पार्टिकल्स को जांचा। इस टाई क्लिप में कुछ पोर्शन अनअलॉयड टाइटेनियम का है, कहीं पर एल्यूमिनियम, कहीं पर टाइटेनियम एंटीमोनी अलॉय। इनकी फाइंडिंग्स ने सजेस्ट किया कि कूपर किसी केमिकल या मेटल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम करता था, या फिर किसी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंपनी में। शायद वो खुद बोइंग में ही काम किया करता था, क्योंकि ये जो अनअलॉयड टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया था, उन दिनों में ये एयरक्राफ्ट की फैब्रिकेशन फैसिलिटीज में इसका इस्तेमाल किया जाता था। The periodical table of clues, say scientists, suggests Cooper had access to a manufacturing company that made airplanes, like the one he jumped from. Perhaps a company with a connection to Boeing. इन्वेस्टिगेशन के पहले साल में FBI ने पैसेंजर्स और फ्लाइट क्रू मेंबर से बात करके कूपर का एक चेहरा भी स्केच आउट करने की कोशिश करी कि कूपर एक्चुअली में दिखता कैसा था। जो पहला स्केच निकला 28 नवंबर 1971 को, वो कुछ ऐसा था। लेकिन एयर होस्टेस शार्पनर और कई और विटनेसेस ने कहा कि ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक नया स्केच बनाने में 1 और साल का समय लग गया। इसको लेकर भी कहा गया कि ये ज्यादा एक्यूरेट स्केच नहीं था, और 2 जनवरी 1973 को FBI ने अपना तीसरा फाइनल स्केच बनाया कूपर का। इस नए स्केच को देखकर एक एयर होस्टेस ने कहा कि ये फोटो तो बड़ी एक्यूरेट है। इस ड्राइंग को देखकर बड़ी आसानी से कहा जा सकता है कि कूपर ऐसा ही दिखता था। डैन कूपर का असली चेहरा और इसका पॉसिबल प्रोफेशन अब दुनिया के सामने था। बहुत से लोग अपनी नई थ्योरीज बनाने लगे इसकी आइडेंटिटी को लेकर कि एक्चुअली में कूपर था कौन। लैरी कार, जिन्होंने 2006 से लेकर 2009 के बीच में इन्वेस्टिगेटिव टीम लीड करी थी, इनका मानना था कि कूपर एक एयरफोर्स में एयरक्राफ्ट कार्गो लोडर थे, क्योंकि कार्गो लोडर्स को बेसिक जंप ट्रेनिंग दी जाती थी, कैसे पैराशूट्स पहनने हैं, कैसे पैराशूट को डिप्लॉय करना है, और इवन जो प्लेन की वर्किंग है, प्लेन में सीढ़ियां कहां से खुलती हैं, ये सब उन्हें पता होता है। इन डिस्क्रिप्शंस के बेसिस पर FBI ने 800 से ज्यादा सस्पेक्ट्स की लिस्ट जारी करी। 800 लोग, जिनमें से कोई भी DB कूपर हो सकता है, लेकिन इनमें से करीब 20 को सीरियसली कंसिडर किया गया। इनमें से 2-3 की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक आदमी थे रिचर्ड मैकॉय, जो कि वियतनाम वॉर के एक आर्मी वेटरन थे। कूपर के हाईजैक के 5 महीने बाद इन्होंने एक प्लेन हाईजैक किया जो कूपर के हाईजैक से बहुत सिमिलर था। बोइंग 727 विमान। इन्होंने डिमांड किया 4 पैराशूट्स और $5 लाख। The young man wanted $500,000 and requested 4 parachutes. पैसा लेने के बाद पीछे की सीढ़ियां खोलकर ये जंप कर गए। लेकिन फर्क बस ये कि हाईजैक के सिर्फ 2 दिन बाद FBI इन्हें ढूंढ कर अरेस्ट कर लेती है। 45 साल तक इन्हें जेल की सजा सुनाई जाती है और FBI को लगता है कि यही कूपर है। इसने दूसरी बार अटेम्प्ट किया हाईजैक करने का। He was arrested here in his home in Provo, Utah, early this morning. When the FBI men came, he did not resist. 1991 में किताब भी पब्लिश होती है, DB कूपर द रियल मैकॉय। इसे फॉर्मर FBI एजेंट रसल कलामे के द्वारा लिखा गया था। इस किताब में लिखा गया कि मैकॉय के परिवार को जब वो टाई और टाई क्लिप दिखाए गए जो कूपर के थे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये मैकॉय के थे। लेकिन मैकॉय से जब खुद पूछा गया कि क्या वो DB कूपर था, तो उसने मना कर दिया कि वो ना तो इस बात को एडमिट करेगा ना डिनाई करेगा। जेल में 2 साल बिताने के बाद मैकॉय एक जेल ब्रेक अटेम्प्ट करता है, जिसमें एक शूट आउट होता है और उसे मार दिया जाता है। ये सब सुनकर आपको लगेगा कि ये तो हो गई मिस्ट्री सॉल्व, लेकिन हमारी कहानी में यहाँ पर ट्विस्ट बाकी है।
FBI आज के दिन ऑफिशियली मैकॉय को डीबी कूपर नहीं कंसीडर करता। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला जो स्केच उन्होंने बनाया वो डीबी कूपर और मैकॉय की डिस्क्रिप्शन एक दूसरे से इतनी मैच नहीं करती। दूसरा, FBI को बाद में एविडेंस मिला कि मैकॉय उस कूपर हाईजैकिंग की रात को कहां पर थे, वो लास वेगस में मौजूद थे। उसके अगले दिन वो घर पर अपने परिवार के साथ मौजूद थे। क्योंकि इस चीज का एविडेंस मौजूद है, इसका मतलब ये चीज बड़ी क्लियर है कि मैकॉय डीबी कूपर नहीं हो सकता। दूसरे सस्पेक्ट हैं रॉबर्ट रॉकस्ट्रॉ नाम के एक वियतनाम वॉर वेटरन। इन्हें कई बार अरेस्ट किया गया फ्रॉड, एयरक्राफ्ट थेफ्ट, पोजीशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स के लिए, लेकिन बाद में इन्हें हमेशा नॉट गिल्टी पाया गया। टीवी प्रोड्यूसर थॉमस कॉल्बर्ट ने किताब लिखी थी 2016 में, द लास्ट मास्टर आउटलॉ, ये साबित करने के लिए कि रॉकस्ट्रॉ ही डीबी कूपर थे। इन्होंने हिस्ट्री चैनल पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी, डीबी कूपर केस क्लोज्ड, उसमें भी सेम चीज दोहराई। कॉल्बर्ट करीब 40 लोगों की टीम के साथ काम करते हैं, जिसमें कई फॉर्मर FBI के एजेंट्स भी हैं। उन सबका मानना है कि रॉकस्ट्रॉ ही असली डीबी कूपर था। सबूत क्या है इसको लेकर? FBI ने जब शुरू में इन्वेस्टिगेशन करी थी 1970s में, रॉकस्ट्रॉ उसमें इनिशियल सस्पेक्ट्स की लिस्ट में काफी ऊपर था। उन दिनों रॉकस्ट्रॉ अक्सर मीडिया के सामने काफी मजाकिया कमेंट्स किया करते थे कि हो सकता है कि मैं ही हाईजैकर हूं। हालांकि उसके बाद से कई सालों बाद वो इन क्लेम्स को डिनाई करते हैं। इनकी शक्ल स्केचेस से काफी ज्यादा मैच करती थी, लेकिन FBI ने इन्हें 1979 के बाद जाने दिया था, सस्पेक्ट लिस्ट से हटा दिया क्योंकि ज्यादा सबूत नहीं मिल पाया। टीवी प्रोड्यूसर कॉल्बर्ट का मानना है कि FBI को इसी बंदे के पीछे लगे रहना चाहिए था। अगर वो FBI अपनी इन्वेस्टिगेशन को और करती तो पक्का और सबूत मिलते। लेकिन 11 जुलाई 2016 को जब कॉल्बर्ट अपनी नई किताब लॉन्च करते हैं डीबी कूपर के ऊपर, इसके अगले ही दिन 12 जुलाई 2016 को FBI इस केस को बंद कर देती है। 2016 में रॉकस्ट्रॉ की उम्र 73 साल की थी और जो एलिगेशंस ये किताब ने लगाए थे उनके खिलाफ, उसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ी थी। आगे चलकर 2019 में इनका नेचुरल कॉजेस की वजह से वैसे ही देहांत हो जाता है। तो घुमा फिराकर दोस्तों हम उसी पॉइंट पर वापस आ जाते हैं। आज के दिन भी डीबी कूपर की ये मिस्ट्री एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि ये डीबी कूपर कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। ये सब सुनकर आपको क्या लगता है? यहाँ पर उस रात जब डीबी कूपर ने प्लेन से छलांग मारी, क्या कूपर ने उस छलांग को सरवाइव किया होगा या नहीं? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। ये चीज काफी सरप्राइजिंग है कि कूपर की हाईजैकिंग के बाद ढेर सारी ऐसी और हाईजैकिंग्स हुई, लेकिन उन सब हाईजैकिंग्स में जो भी हाईजैकर पैराशूट का इस्तेमाल करके प्लेन से कूदा था, पहली चीज वो हमेशा जिंदा बचा और दूसरी चीज उसे हमेशा पकड़ लिया बाद में पुलिस या FBI ने। लेकिन कूपर का क्या? बिल्कुल। ये वीडियो पसंद आया तो ऐसी ही मिस्ट्रीज पर मैंने ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं। एक पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है मिस्ट्री वीडियोस की, यहाँ क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, या फिर आप देख सकते हैं मोनालिसा की मिस्ट्री, यहाँ क्लिक करके। हाँ जी भाई, धन्यवाद। यही बताया गया इस वीडियो में। हाँ, टीम डॉक्टर रिसर्च है भाई, तो हाई लेवल की रिसर्च बताई गई है इसमें। चलो जी, जो भी है, तो ये वीडियो में बस भाई इतना ही है। ये पूरी वीडियो खत्म होगी तो बट एंड में पता नहीं चला डीबी कॉपर कौन था। ठीक है, इन्होंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने बताया कि भाई डीबी कॉपर को पकड़ने, जैसा डीबी कॉपर ने किया था हाईजैक, वैसा डीबी कॉपर जैसे और भी हाईजैकर थे, बट उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया, FBI ने पकड़ लिया, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ अमेरिका। ठीक है, मगर वो नहीं पकड़ा गया, उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल हुआ। काफ़ी रिसर्चेस हुई, काफ़ी वो मैच किए, फेस उनके फेस बनाए गए, तो वो फेस बनाए फिर फेस फाइनल किया, फिर उसके बाद भी वो डीबी कॉपर नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा उसने वहाँ छलांग लगाई, वहाँ पे दिखा नहीं वो। फिर उसने कहा वहाँ पे छलांग लगाई, किसी ने कहा, किसी पायलट ने बोला वहाँ पे उसके पैसे दिखे, मगर उसकी बॉडी नहीं दिखी, ना पैराशूट का पीस दिखा, पैसे दिख गए। फिर उसके बाद बॉडी नहीं दिखी, पैराशूट का पीस नहीं दिखा, तो फिर उन्होंने कहा क्या करें बताओ। फिर उन्होंने जो टाई थी, टाई के ऊपर वो एलॉय था, कोई गोल्ड का निकल का कुछ था, उसकी रिसर्च की।
फिर उसके फैमिली मेम्बर्स के पास गए, उन्होंने कहा ये उसकी है, वो पता नहीं। ये डीबी कॉपर की जो भाई रिसर्च है, ये वीडियो आप मेरी देखो, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। इसमें काफ़ी अच्छे से स्कैन किया है इन्होंने, सारी स्टोरी बताई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा भाई मुझे लगी ये वीडियो। बट एंड में डीबी कॉपर अच्छे से सबूत नहीं है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को कहते हैं कि जहर दे के मार दिया, अब किसने मारा है? सीआई ने मारा है, केजीबी ने मारा है, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, बट किसी को पता नहीं चला। वैसा ही ये डीबी कॉपर है। डीबी कॉपर तो कोई क्रिमिनल लेवल था बंदा था, वो तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब थे। तो भाई ये डीबी कॉपर का भी बड़ा गेम हुई है कि कुछ पता नहीं चला किसी को। तो यार आपको मेरा रिएक्शन कैसा लगा, आपको कैसा मेरे वीडियो दम लगा या नहीं लगा? और ध्रुव राठी साहब की वीडियो का मैं कायल हूँ भाई, फ़ैन हूँ। तो आप मेरे रिएक्शन को देखते रहें, मेरे वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और आगे बढ़ाते रहें, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, ठीक है। सो थैंक्स।